नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। जनरल साइंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में आज हम लोग वेव, साउंड और हीट के बारे में जानेंगे, जो कि यूज़फुल होगा पीएससीज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए, रेलवे के लिए एंड अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ामिनेशन निकला है उन सब के लिए। स्टार्ट करते हैं। वेव, पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल किसी इन अ मीडियम, किसी मीडियम में मटेरियल का पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन वेव कहलाता है। वेव बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए उसको प्रोपेगेट होने के लिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम ज़रूरी है। मीडियम नहीं होगा, मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं करेगा। अब ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल है, जैसा कि मैंने बताया कि पीरियोडिक मोशन ऑफ मटेरियल इन अ मीडियम, तो ये जो मोशन है, इसके बेसिस पर वेव को 2 क्लास में मैकेनिकल वेव को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड दूसरा ट्रांसवर्स वेव। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। फिगर में आप ये देख सकते हैं कि मैकेनिकल वेव जो है वो इस प्रकार से होते हैं और ट्रांसवर्स वेव इस प्रकार से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग। और मैकेनिकल वेव में कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ये होते हैं। इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं अगले स्लाइड्स में और इसको जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल का वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहता है। जैसे जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये है वेव का डायरेक्शन और जस्ट इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जब पानी भरा हुआ रहता है एक तालाब में, उसको जब हम कंकड़ डालते हैं तो ये रिपल्स करते हैं ऐसे ऐसे, तो वो वर्टिकल्स फ्लो होते हैं। वेव के डायरेक्शन के वर्टिकल होते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग, रिपल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे तरंग का उत्पन्न होना, गिटार या सितार के स्ट्रिंग में वाइब्रेशन, सिस्मिक वेव का चलना, मैक्सिकन वेव स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैक्सिकन वेव का प्रोपगेशन, ये सब टाइपिकल एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे एग्जामिनेशन मैक्सिमम आता है कि पानी के सरफेस पे रिपल्स का होना, गिटार के स्ट्रिंग का वाइब्रेशन, ये किस टाइप का वेव होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम लोग चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो वेव के डायरेक्शन के साथ चलता है, एलॉन्ग चलता है, परपेंडिकुलर नहीं चलता है। ट्रांसवर्स वेव के केस में परपेंडिकुलर चलता था, लेकिन इसके केस में साथ चलता है। एग्जाम्पल के लिए ये है वेव का डायरेक्शन और इसी के ऐसे ऐसे स्प्रिंग जो है वो चल रहे हैं। तो ये ऐसे होता है। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक कॉम्प्रेशन और एक रेरिफेक्शन। कॉम्प्रेशन के केस में यहाँ डेंसिटी हाई हो जाती है और रेरिफेक्शन के केस में डेंसिटी लो हो जाती है। एग्जाम्स में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक जो ऐसे यू शेप के होते हैं उनको, उसमें वाइब्रेशन। अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम लोग, यूएसजी, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पी वेव जो सिस्मिक का होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो सुनामी के दौरान आता है। तो इस प्रकार थंडर स्ट्राइक का विंडो का सेक होना, जब थंडर स्ट्राइक होता है तो विंडो का सेक होना, वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि नाम से ही यह है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही वेव का प्रोपगेशन होता है। तो इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल वेव में मीडियम की ज़रूरत मस्ट है, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है वेव को प्रोपगेशन करने के लिए। द स्पीड ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव आर सेम। जितने मैकेनिकल वे सॉरी जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो सेम होती है और वो स्पीड होती है उस लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अ, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम वेव का नामकरण है उनके फ्रीक्वेंसी के आधार पे, और वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ के डायरेक्शन में, जिसमें गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है, उसके बाद एक्स रे का वेवलेंथ होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे का वेवलेंथ होता है, उसके बाद विजिबल लाइट जिसको हम लोग विजिबल रे जिसको लाइट बोलते हैं उसका वेवलेंथ होता है, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव एंड हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेव होती है उनकी एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी वेवलेंथ जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ही कम। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इसको देखेंगे तो इसकी एनर्जी, रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी और गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम और रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। इसी चीज़ को यहाँ बताया गया। लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, गामा रे का। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का। इसी को आगे विस्तार में बताया गया है। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमने बताया था रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है
वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि 2 क्रिस्ट एंड 2 ट्रफ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, वो दिख भी रहा है। उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद इंफ्रारेड का, आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे कम हो रहा है। विजिबल लाइट का, फिर अल्ट्रावायलेट रे का, एक्स-रे का एंड देन गामा रे का। गामा रे का देख सकते हैं कि आप वेवलेंथ कितना कम है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। लेफ्ट से राइट हम वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है और एनर्जी राइट से लेफ्ट होगा। इसी को बताया गया है कि जो वेवलेंथ की जो साइज होगी रेडियो वेव के केस में, वो एक बिल्डिंग के बराबर होगी। मतलब कि जो 2 क्रिस्ट एंड 2 ट्रफ के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी एक बिल्डिंग के साइज़ के बराबर होगी। माइक्रोवेव के केस में ह्यूमन के साइज़ के बराबर होगी। इंफ्रारेड के केस में एक मधुमक्खी के बराबर होगी। विजुअल के केस में एक पिन के बराबर होगी। अल्ट्रावायलेट, प्रोटोजोआ, एक्स-रे मॉलिक्यूल्स एंड गामा रे एटम एंड एटॉमिक न्यूक्ली। तो ये एक ये समझाने के लिए कि इतनी बराबर उनकी वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी को वैसे ही देखा गया है कि गामा रे की वेवलेंथ जैसे कम होती है उसी प्रकार से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रे की होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जैसा मैंने पढ़ा कि v इक्वल, जैसा हम लोग जानते हैं v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो जब हमारी वेवलेंथ गामा रे की बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी होगी हाई। क्यों? क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हो जाएगी। तो ये जस्ट ये ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ के केस में गामा रे सबसे लोएस्ट और फ्रीक्वेंसी के केस में रेडियो वेव सबसे लोएस्ट। वाइस वर्सा वेवलेंथ के केस में रेडियो वेव सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी के केस में गामा रे सबसे ज़्यादा। इसी को फर्दर आगे हम लोग और यूजेस के टर्म में एक और हम लोग ग्राफ देखेंगे, फिगर देखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश समझेंगे। वेवलेंथ सेम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेंज दिया हुआ है, जो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट बस आप ऑर्डर समझें कि सबसे कम वेवलेंथ गामा रे की, उसके बाद एक्स-रे की, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड सबसे हाईएस्ट रेडियो वेव की। ये है वेवलेंथ का ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हैं? गामा रे के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इनके एप्लीकेशंस के पे। तो इसमें आप देखेंगे कि गामा रे का एप्लीकेशंस कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडिएशन थेरेपी द्वारा, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है गामा रे का। रेडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और एक्स-रे इमेज के लिए, रेडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और एक्स-रे के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए एक्स-रे का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रावायलेट रे में स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इंसेक्ट्स का ये ट्रीटमेंट और सनबीड्स, इसका यूजेज, अल्ट्रावायलेट रे का यूजेज इन सब में होता है। विजुअल लाइट का इस्तेमाल हमारा जैसे विपट्योर जो स्पेक्ट्रम होता है, उसका इस्तेमाल जैसे ग्रीन का ऑप्टिकल फाइबर फॉर मेडिकल यूज में, येलो का टेलीकम्युनिकेशन में होता है। नॉट येलो का ग्रीन का, मतलब इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का इस्तेमाल होता है, टेलीकम्युनिकेशन में लाइट का इस्तेमाल होता है, रिमोट कंट्रोलर में लाइट का इस्तेमाल होता है, अलार्म में विजुअल लाइट्स का इस्तेमाल होता है। आजकल लीफाई है, लाइट वाईफाई, तो उसमें भी ऑप्टिकल रे का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखें। अब नीचे वाले का एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का इस्तेमाल, सॉरी वो उसमें मैंने गलत बता दिया, रिमोट कंट्रोलर में और इंट्रूडर अलार्म्स में इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है, विजुअल लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है। माइक्रोवेव ओवन और सैटेलाइट टेलीविजन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होगा। रेडियो वेव में रडार कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और रडार में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इसके एप्लीकेशंस को आप पॉज कर करके आप समझ लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यू जब करेंगे तो उसको हम लोग और देखेंगे। ये अभी तक हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ढेर सारे रेज, एक एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आता है कि इनके डिस्कवर कौन कौन से हैं। जैसे गामा रे की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पॉल विलार्ड दोनों मिल के खोज की थी, जिसमें हेनरी बैक्यूरेल का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो गामा रे की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की। उसी तरीके से एक्स रे की खोज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, रॉन्टिजन ने की थी। एक्स रे की खोज रॉन्टिजन ने। अल्ट्रा वायलेट रे की खोज रीटर ने। विजुअल रेडिएशन कोई परफेक्ट नाम नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज विलियम हार्स्केल ने की थी। और रेडियो वेव की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। माइक्रोवेव का, सॉरी, रेडियो वेव नहीं, माइक्रोवेव का। और रेडियो वेव की खोज मार्कोनी ने की थी। तो इसमें मेनली 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक गामा रे, एक एक्स रे, एक माइक्रोवेव और रेडियो वेव, और एक इंफ्रारेड भी आता है क्वेश्चन। तो मेनली 4 ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत कम आता है, देख सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा और वेव के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है साउंड के बारे में। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ाई किया कि जो साउंड वेव है, साउंड भी एक वेव ही है जो मैकेनिकल वेव में आता है। अ, जो मैकेनिकल वेव के लॉन्गिट्यूडनल की कैटेगरी में साउंड वेव आता है। आगे चलते हैं हम लोग साउंड के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि मैकेनिकल वेव का पार्ट है, और ये एक कंप्रेशन और रेरिफेक्शन ये बना के चलता है। तो कंप्रेशन का मतलब क्रिस्ट और रेरिफेक्शन का मतलब ट्रफ, सॉरी, ट्रफ। तो ये जो है इनका
डायग्राम है, वेव का डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। साउंड के लिए मीडियम का, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम बहुत मतलब ज़रूरी ही है, इसेंशियल है। साउंड जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, यानी आप ध्यान देंगे तो सॉलिड में साउंड की स्पीड जो होती है साउंड का, वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद लिक्विड में एंड देन एयर यानी गैसेस में। तो इसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी वो ये होगी कि सबसे मैक्सिमम जो साउंड की स्पीड होगी वो सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में एंड देन एयर में। नेक्स्ट जो है साउंड की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यानी हाई टेम्परेचर में उसकी स्पीड हाई होगी और लो टेम्परेचर में उसकी स्पीड लो होगी। लेकिन वन मोर थिंग, साउंड जो है वो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी हाई ह्यूमिड एयर में साउंड जो है उसकी स्पीड ड्राई एयर के मुकाबले ज़्यादा होगी। अक्सर हम लोगों को ठंड में ज़्यादा तेज साउंड सुनाई देता है क्योंकि वो दूर तक ट्रैवल करता है, क्योंकि उसकी स्पीड हाई हो जाती है ह्यूमिडिटी के कारण। साउंड के 3 टाइप्स होते हैं, 3 कैटेगरी होती है साउंड के अंदर। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी के आधार पे साउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इंफ्रासोनिक, दूसरा है जो ह्यूमन हियरिंग के जिसको सोनिक बोलते हैं, और थर्ड है अल्ट्रासोनिक जिसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। इंफ्रासाउंड का जो इंफ्रासोनिक है साउंड है उसकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से बिलो नीचे, और ये एक्चुअली मैक्सिमम ये एनिमल्स जो है ये इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। सोनिक साउंड ह्यूमन के लिए है जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। जो इसमें ह्यूमन का सारा कम्युनिकेशन इसी साउंड के बीच में होता है, इसी रेंज के बीच में होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड के वेव टाइप को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और ये जो स्पेशल बैट्स होते हैं वो जनरेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और भी बर्ड्स जो हो गए वो भी, वे कुछ पेंगुइन भी हैं, वेल्स भी हैं जो पानी में रहते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मोर देन 20 किलो हर्ट्स, यानी 20 किलो हर्ट्स से लेके 1 मेगा हर्ट्स तक जनरली ये अल्ट्रासाउंड वेव पाया जाता है। इसको आगे हम लोग और बेहतर से समझेंगे। तो ये देखते हैं कि जैसे ये हमने स्लो बना दिया एक, ये 2 पॉइंट हो गया 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स के नीचे एनिमल्स के लिए सुटेबल, 20,000 हर्ट्स और 20 हर्ट्स के बीच में ह्यूमन के लिए, और ओवर 20,000 बैट के लिए। तो इस प्रकार से हमने कैटेगराइजेशन कर दिया है। इसको आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये जनरली कहा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अर्थक्वेक को पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि और अर्थक्वेक में बहुत से इंफ्रासोनिक साउंड निकलते हैं जिसको एनिमल्स जो है फील कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग अब उपयोग देखेंगे। तो जनरेट कौन करता है? ये एनिमल्स सॉरी बर्ड्स करते हैं, जिसमें बैट मुख्य है, और पेंगुइन करता है, वेल्स करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज होता है, जैसा कि हम आजकल डेली जीवन लाइफ में अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर बीमार पड़ते हैं तो। नेक्स्ट है डॉग की विसिल, जब डॉग को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो जो डॉग की स्पेशल विसिल बजाई जाती है तो वो भी अल्ट्रासाउंड में होता है। हार्ट का इको टेस्ट, हार्ट की जो शेप, जो इको टेस्ट से जिसको इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं, उसमें भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। किडनी के स्टोन में ब्रेकडाउन के लिए भी, स्टोन को तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड के वाइब्रेशन से उसके स्टोन को तोड़ते हैं। सोनार में जो एक apparatus है नेविगेशन के लिए, और वो एक मैरीन एरियाज़ में यूज़ होता है सोनार का, जो कम्युनिकेशन करते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स को पता करते हैं, गहराई नापते हैं, सबमरीन के बीच में डिस्टेंस को नापते हैं सोनार से, उसमें भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल क्लॉथ को क्लीन करने में, डर्टी क्लॉथ को, डर्ट्स को हटाने के लिए भी यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल। इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर दो साउंड का कि वो डस्ट हट जाए उस जगह से। और इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो अल्ट्रासाउंड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साउंड इंटेंसिटी क्या होती है और इको क्या होता है। ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। साउंड इंटेंसिटी को जनरली हम लोग डेसिबल में नापते हैं। साउंड इंटेंसिटी है क्या? वो एक यूनिट है जिससे हमें साउंड में कितना पावर है, वो नापते हैं हम साउंड इंटेंसिटी से। साउंड का जो वेलोसिटी एयर में होता है वो जनरली 330 मीटर पर सेकंड है। स्टील में मैक्सिमम होता है, मेटल्स में मैक्सिमम होता है, और वो 1500 के आसपास है। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, और साउंड वेव की, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है तो उसको हम लोग मैक नंबर में नापते हैं, मेजर करते हैं। और ये जो मैक नंबर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइड बाई साउंड की स्पीड। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई साउंड की स्पीड। किसमें? एयर में। एयर में जो साउंड की स्पीड है वो, तो ये जब हमारा रेशियो निकलता है इसी को मैक नंबर कहते हैं। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं उसका मैक नंबर में मेजर करते हैं स्पीड को, क्योंकि वो साउंड के 2 गुना 3 गुना में, 4 गुना, आजकल तो 5 गुना 6 गुना पे भी आने लगे सुपरसोनिक। अब इको क्या होता है? इको ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट या फिर साउंड का ये जो प्रोड्यूस करने वाला एक कोई आदमी यहाँ खड़ा है,
उसको मिनिमम कितना डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए कि वो साउंड उसकी वापस सुनाई दे दे, इसी को बोलते हैं इको। इको नथिंग बट ए रिटर्निंग साउंड होता है, जो ओरिजिनल साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्टेड साउंड जिसको बोलते हैं, वो इको होता है। उसके लिए मिनिमम स्पीड है, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस है 25 मीटर। 25 मीटर इसका मिनिमम डिस्टेंस है। कम से कम 25 मीटर होना चाहिए, तभी वो साउंड को ये कर सकता है। नहीं सॉरी, ये 17 मीटर होता है। 25 मीटर जो होता है वो लाइट विजन के केस में होता है। नॉर्मल विजन के केस में 25 होता है, लेकिन ये साउंड के केस में 17 मीटर होता है। विजन के केस में 25 फीट होता है, वो मीटर नहीं होता, 25 फीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे साउंड के इंटेंसिटी के बारे में, जो एग्जामिनेशन में आते हैं कि उनका मीजर कितना से कितना रेंज के बीच में होता है। जैसे प्लांट्स का विस्परिंग, प्लांट्स के जो भी पौधों के सॉरी पेड़ के जो पत्तियां होती है, उनके बीच में जो आवाज़ें आती है हवा चलने से, उसकी स्पीड, उसकी जो इंटेंसिटी जो डेसिबल में होती है वो 10 से 20 डेसिबल के बीच में होती है, यानी मिनिमम 10 डेसिबल तक हम लोग हियर कर सकते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 से 60 डेसिबल के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन का रेंज होता है। जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो तेज बोलते हैं तो 70 टू 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल का आवाज़, जो जो भी व्हीकल की आवाज़ होती है वो 90 टू 95 डेसिबल। फैक्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट, जो मोटर, जनरेटर, टरबाइन, ये सब जो चलते हैं वो 100 से 110 डेसिबल। और जेट प्लेन की जो साउंड की इंटेंसिटी होती है 140 से 150 डेसिबल के बीच में होती है। यानी आप अगर देखेंगे डब्ल्यू का गाइडलाइन, तो वो ये कहता है कि एक सेफ, एक टॉलरेबल लिमिट ह्यूमन के लिए नॉइस का वो है 85 डेसिबल। जैसे एंगर का कन्वर्सेशन आप देखेंगे तो भी 80 डेसिबल के आसपास है। यानी एक इंसान एंगर वाली बात को भी बर्दाश्त कर सकता है, उसका सेफ टॉलरेबल लिमिट है। हालाँकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार सेफ नॉइस लेवल 45 होना चाहिए, यानी आम बोलचाल की जो लेवल होता है, वही होना चाहिए। बट हमारा जो टॉलरेबल लिमिट है वो 85 के आसपास है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं? ये भी क्वेश्चंस, इसमें से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं साउंड के? जैसे लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, उतना ही साउंड की इंटेंसिटी। पिच, पिच जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, यानी इंटेंसिटी का मतलब लाउड, ठीक है। पिच का मतलब कितना पतला है। दोनों साउंड, जैसे महिला का आवाज़, महिलाओं की आवाज़ और पुरुषों की आवाज़ में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि महिलाओं की पिच फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी जिसको टिम्बर भी बोलते हैं। क्वालिटी वो होता है जो जो हमें दो साउंड के बीच में, दो इंस्ट्रूमेंट से अगर साउंड आ रही है ना, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी ये प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। तो ये इस तरीके से साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इस तरीके से साउंड हम लोग खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट हम लोग देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहला हमारा है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तीनों में क्या-क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के बीच में होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। जैसे ये जो हमारा पैन है वो गर्म हुआ। गर्म होने के बाद ये यहाँ के, जैसे सिंपल सा अगर देखें तो यहाँ का एलिमेंट, इसको, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड है। तो यहाँ के एलिमेंट इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, तो फाइनली हम यहाँ जब टच करेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा। तो दैट इज हीट रिसीव्ड बाई कंडक्शन, या हीट का ट्रांसमिशन किससे हुआ? कंडक्शन से हुआ। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। हीट का ट्रांसफर विथ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट केस में मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट केस में यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। बट इस केस में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से कंडक्शन और कन्वेक्शन में फ़र्क होता है मॉलिक्यूल के मूवमेंट में। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया कि यहाँ का जो वाटर है, जब हम हीट करते हैं तो वो उबल के ऊपर आता है और फिर ये नीचे ठंडा होके फिर नीचे जाता है, डेंसिटी हाई होता है फिर नीचे जाता है। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट चलता रहता है। तो ये हो गया कन्वेक्शन। और नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन वो होता है जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत ना होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव या रे। कोई बॉडी अगर हीट हो रही है तो आप उसमें थोड़ी दूर पे भी अगर हाथ रखेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, एंड दैट इज इफेक्टेड बाई, मतलब ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तो वेव के रूप में या फिर इसका ट्रांसमिशन पार्टिकल के रूप में रेडिएशन में होता है। इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, बट वो डायरेक्ट मीडियम नहीं, वो वेव के रूप में ट्रांसमिट होगा। हालांकि मीडियम की ज़रूरत ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जैसे रेडिएशन से जो सनलाइट आती है वैक्यूम से रेडिएशन के थ्रू, तो वो भी उसमें तो मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी हीट आती है। तो इसमें मीडियम की ज़रूरत फाइनली मैं बताता हूँ इसमें नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब हम लोग हीट में देखेंगे, जो मेजरली कवर होता है एमसीक्यूज़ में, जो एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशंस में, वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कन्वर्जन। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे से करेंगे हम लोग, 0 डिग्री इसका फ़ारेनहाइट का है, सॉरी सेंटीग्रेड का है, और फ़ारेनहाइट का है 32 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट। ये दोनों बराबर लेवल पे होते हैं, और ये 180 डिग्री का रेंज है फ़ारेनहाइट में, लेकिन सेल्सियस में 100 डिग्री का रेंज है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, यानी इसमें हम 180 ऐड करेंगे, 180 प्लस 132 तो 212 फ़ारेनहाइट।
और ये क्या हो जाएगा 100। यानी अगर कहा जाए तो एक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सी के अनुसार है और फ़ारेनहाइट के अनुसार 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को हम फार्मूला में देखेंगे। तो फार्मूला ये आप बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला को तो भैया आप एकदम याद रख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूला पे आएगा। जैसे सी का वैल्यू देगा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो सी डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। ये कहाँ से आया है, तो एक्चुअली सी का रेंज कितना हो गया 100। जो भी आएगा हम लोग जीरो करने के लिए 32 से माइनस करेंगे, क्योंकि सी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, और रेंज कितना है 180 डिग्री। जब इसको आप करेंगे इधर से इधर काटेंगे 5, ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, तो ये फार्मूला हमारा आ गया। ये फार्मूला को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कन्वर्जन का इसी फार्मूले से बनेंगे। इस फार्मूला के बाद हम लोग जो है देखेंगे कि 2 ऑब्जर्वेशन है इस फार्मूला से। फर्स्ट ये है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं -40 डिग्री सी, -40 डिग्री एफ, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो फ़ारेनहाइट है वो सेंटीग्रेड का डबल होता है। वो कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो फ़ारेनहाइट होता है वो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 से ऊपर है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे 320 फ़ारेनहाइट होता है, यानी ये डबल होता है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन जो एग्जामिनेशन में आते हैं, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट मार दीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, जब एफ का वैल्यू दिया रहेगा, सी का वैल्यू निकालना रहेगा। इसी को और हम लोग अदर फॉर्म में भी देखते हैं, अदर पैरामीटर्स भी होते हैं। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बाद भी पैरामीटर होता है, जैसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है केल्विन। केल्विन की शुरुआत 0 से होती है, सेंटीग्रेड की शुरुआत 0 डिग्री सी से होती है, केल्विन की शुरुआत नॉट 0 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन से होती है, और फ़ारेनहाइट की शुरुआत 32 फ़ारेनहाइट से होती है। ये जो 0 डिग्री केल्विन होता है ना, वो एब्सोल्यूट जीरो होता है, जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड और -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये याद रखिएगा भाई। ये तीनों आप याद रखिएगा। 0 डिग्री जो होते हैं, 0 डिग्री सी, 273 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बराबर होते हैं। उसी तरीके से एब्सोल्यूट जीरो जो होगा 0 डिग्री केल्विन, जो कि बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड और -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार से जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना 37 डिग्री सी, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 310 केल्विन और 98 फ़ारेनहाइट, जिसको 98.6 भी मतलब लमसम में कहा जाए तो 98.6 है एग्जैक्ट में, सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट देखें, क्या देखें, एब्सोल्यूट जीरो माइनस इतना, वाटर फ्रीजिंग यानी 0 डिग्री सी, और ह्यूमन बॉडी, ये हमने देखे। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर में क्या है कि हमारा 100 डिग्री सी में बॉयल होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन, यानी केल्विन का रेंज 100, डिग्री का रेंज सेंटीग्रेड का रेंज 100 और फ़ारेनहाइट का रेंज 180 डिग्री। ये भी आप याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, केल्विन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका एब्सोल्यूट क्या होता है, जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि इससे नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब यही होता है, इससे नीचे किसी भी स्टेट का टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है। तो एब्सोल्यूट में भी जब जीरो हो रहा है तो केल्विन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है। और नेक्स्ट इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि एब्सोल्यूट वही वही बात जो मैंने बताया कि थियोरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है एब्सोल्यूट, उससे नीचे पॉसिबल है ही नहीं, हुआ ही नहीं है टेम्परेचर। अब हम लोग थोड़ा लैटेंट हीट के बारे में जानेंगे। लैटेंट हीट क्या होता है कि बिना टेम्परेचर चेंज हुए किसी भी मैटर का उसका स्टेट चेंज होना, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। यानी अगर वो पानी 100 डिग्री सी पे गर्म हो गया तो वो भाप बनने तक, अगर वो वेपर बन गया तो दैट मीन्स कि वो लिक्विड से गैस बन गया। तो ये जो कन्वर्ट करने के लिए उतना और हीट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सी पे चला गया तो सब अपने आप कन्वर्ट हो गया, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, एंड वो हीट लैटेंट हीट कहता है, यानी छुपी हुई उष्मा। जैसे कोई एक सॉलिड है, उसको हमने गर्म किया तो वो लिक्विड बने, तो इसमें हमको कौन सा लेटेंट हीट होगा, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। जिसको नो सॉरी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, बॉइलिंग लिक्विड से गैस में होगा। वही चीज़ मैं बता रहा था, लिक्विड से गैस में बॉइलिंग होगा और सॉलिड से लिक्विड के केस में मेल्टिंग होगा। यानी जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, और लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग। और ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग हो गया। नेक्स्ट है वेपर से लिक्विड। ये जो वेपर से लिक्विड वापस आना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जैसे आपने कार पे देखे होंगे छोटे छोटे या फिर ओस की बूंद, तो वो कंडेंसेशन। वेपर धीरे 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 उनके टेम्परेचर 0 डिग्री से सॉरी हाँ 0 डिग्री से नॉट 0 डिग्री, उसके ड्यू पॉइंट से कम हो जाती है तो कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन के केस में वेपर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है, यानी वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड से फाइनल उसको सॉलिड बनने के लिए इसको प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग।
यानी वो फ्रिज होगा, यानी उसके टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगी। तो कंडेंसेशन के केस में टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम होगा और फ्रीजिंग के केस में 0 डिग्री से कम होगा। ये याद रखिएगा भाई। एक है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनता है एंड दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जैसे कपूर के केस में सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड का स्टेज नहीं जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनता है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर का कन्वर्जन भी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वाटर का वॉल्यूम क्या होता है। जैसे हम टेम्परेचर 0 डिग्री से हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और 4 डिग्री सी पे वॉल्यूम सबसे कम होगा एंड देन फिर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। जैसा एक कहा गया है कि वॉल्यूम अगर अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना। चाहे वो लिक्विड का मोस्टली लिक्विड का मैक्सिमम होता है कि भाई टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, लेकिन वाटर के साथ एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जिसको स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट भी बोलते हैं। वो 4 डिग्री सी के ऊपर होती है कि 4 डिग्री सी पे वाटर का वॉल्यूम सबसे लोएस्ट होता है, जिसके कारण डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री पे अगर हम हीट करेंगे तो वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री पे मिनिमम होगा, यानी पहले घटेगा देन बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ साल्ट लिक्विड उसका क्या इफेक्ट आएगा किस पे, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई अगर सब्जी नहीं पक रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, साल्ट डाल देते हैं, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बर्फ को और मतलब देर तक जमाने के लिए क्या करते हैं, हम बर्फ की सिल्ली के ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी बहुत देर तक वो बर्फ बना हुआ रहता है। ये 2 एग्जांपल्स हो गए जो कि क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एडिशन ऑफ साल्ट से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना और फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। अब नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर के साथ टेम्परेचर। अभी तक हमने ये फर्स्ट केस में हमने देखा वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर, सेकंड केस में हमने देखा इम्प्योरिटी के साथ टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। यानी एक हाइट पे जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो उस समय प्रेशर क्या होता है, प्रेशर घटता है, और जब प्रेशर घटेगा तो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, ठीक है ना। यानी हाई एल्टीट्यूड के केस में हमारा प्रेशर भी घटता है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, जिसके कारण प्रेशर कम होने के कारण अक्सर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे नाक से खून आने शुरू हो जाते हैं। प्रेशर कुकर के केस में प्रेशर बढ़ता है, जिस कारण से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। यानी प्रेशर भी बढ़ता है और जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है यानी हायर टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, जिसके कारण क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इम्प्योरिटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन क्या होता है। ये हमने तीनों देख लिया। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जिसके कारण बच्चे गलती करते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन घुमाएगा, आप लोग समझ नहीं पाइएगा और गलती कर बैठिएगा, आसान सा क्वेश्चन गलती कर बैठिएगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 टॉपिक आज खत्म किए, वेव, साउंड एंड हीट। नेक्स्ट में हम लोग न्यूक्लियर और बचे हुए टॉपिक पर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, डाउट क्वेश्चन कमेंट में कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, तभी हम वीडियो को और बनाएंगे।